Hello everyone. So we were discussing DPSP. Now we are begin the second part of the DPSP, that is utility of the directive principle. तो जो ऊपर हमने कुछ क्रिटिसिज्म और शॉर्टकमिंग पढ़ी थी डीपीएसपी की, देखी थी, ठीक है, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, पहले तो द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर दैट दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद में कहता है कि जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल है किस चीज़ में, गवर्नेंस जो हो रहा है कंट्री का उसमें। अकॉर्डिंग टू एल एम सिंघवी एन इमिनेंट जरिस्ट एंड डिप्लोमेट, द डायरेक्टिव्स आर द लाइफ गिविंग प्रोविजन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एल एम सिंघवी क्या बोलते हैं कि जो ये डायरेक्टिव्स है ना, ये लाइफ गिविंग है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भाई ये कहीं ना कहीं लाइफ प्रोवाइड करते हैं इन द सेंस कि कुछ भी नए चेंजेस लाने हैं विद टाइम, अगर एडजस्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि देखो भाई विद टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नहीं है ना, ठीक है, उसके स्कोप थोड़े बड़े नहीं हैं, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव थोड़े बड़े नहीं हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। डीपीएसपी क्या करता है, डीपीएसपी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ही सेट करता है ना वेलफेयर स्टेट पाने का। तो इसी वजह से जो एल एम सिंघवी हैं कहते हैं कि दिस इज अ लाइफ गिविंग प्रोविजन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलॉसफी ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, ज़्यादा ध्यान देने की इस पर जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, हैड पॉइंट आउट दैट डायरेक्टिव्स हैड ग्रेट वैल्यू बिकॉज दे ले डाउन दैट द गोल ऑफ द इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि डायरेक्टिव जो है उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटी का एक गोल सेट करते हैं। जैसे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो गया, जो डिफरेंट है फंडामेंटल राइट जिसे प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। ठीक है, ग्रीनविल ऑस्टिन क्या बोलते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ग्रीनविल ऑस्टिन तो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन थे, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओपाइन दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एम्ड एट फर्दरिंग द गोल ऑफ द सोशल रेवोल्यूशंस। ठीक, सर्बियन राव द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टेटेड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंटेंडेड टू मोरल परसेप्ट फॉर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, सर्बियन राव क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं एक मोरल ऑब्लिगेशन सेट करता है जो अथॉरिटीज़ है। ठीक है, एटलीस्ट दे हैव एजुकेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब एमसी स्तेलवाद कुछ बोलते हैं इस पर, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक, सबसे पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं जस्टिसेबल हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल हैं, पहला डिफरेंस यही हो गया। ठीक है, डीपीएसपी कहीं ना कहीं एक मोरल ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 37 स्टेट के ऊपर कि भैया अगर आप कोई नियम कानून बना रहे हो तो एटलीस्ट इसे फॉलो करो। ठीक, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है। चंपकम दोराय रंजन केस 1951 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेगा। किसमें, चंपकम दोराय रंजन केस 1951, पहले भी देख चुके हैं। इट डिक्लेयर दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू कॉन्फर्म एंड रन एज ए सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, but it also held that the fundamental rights could be amended by the parliament by enacting constitution amendment act। लेकिन ये भी इसी चंपकम दोराय रंजन केस में कहा गया कि भाई जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एज द रिजल्ट द पार्लियामेंट मेड फर्स्ट अमेंडमेंट, इसी की वजह से पार्लियामेंट जो है फर्स्ट अमेंडमेंट कर दिया 1951 में, फोर्थ अमेंडमेंट 1955 एंड सेवेंथ अमेंडमेंट 1964। किस चीज़ के लिए, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए, जिससे कि वो कुछ डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सके। कौन कौन से अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट एंड सेवनटीन्थ अमेंडमेंट। किस चीज़ के लिए, ताकि वो फंडामेंटल राइट्स को जो डीपीएसपी हैं कुछ उनको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स उन्हें कहीं ना कहीं ब्लॉक ना कर पाए। ठीक, फिर 1967 में क्या हुआ, गोलकनाथ केस होता है 1967 में। यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर सैंक्रोसैंक्ट इन नेचर्स। गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि भैया पार्लियामेंट कोई भी डीपीएसपी, कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं ले सकती, फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट है। ठीक है, कभी ना जाने वाले हैं। इन अदर वर्ड्स
द कोर्ट्स हेल्ड द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। कोर्ट ने क्या बोला कि भैया आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो चंपकम दोराय रंजन केस, भैया आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं डीपीएसपी को लागू करने के लिए, ठीक है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट लेके आया था, ठीक। 17th अमेंडमेंट कब? 1964 में। उसके बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ जजमेंट क्या देता है कि भैया फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट है नेचर में, उनको आप अमेंड नहीं कर सकते कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। गोलकनाथ का जो जजमेंट आया उसको कहीं ना कहीं, ठीक है, रिएक्ट उसी पे गवर्नमेंट का रिएक्शन था गोलकनाथ पे कि उसने क्या किया, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया, 25th अमेंडमेंट 1971 लेके आया, ठीक है। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, किस लिए? जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था गोलकनाथ केस में, उसी पे रिएक्शन था ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का। 24th अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स वो चाहे तो ले सकती है, किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 25th अमेंडमेंट क्या बोलता है कि न्यू आर्टिकल 31C, ठीक है, इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तो 25th, अगर कोई बोले कि 31C किसके थ्रू अमेंड हुआ था, किसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुआ है, तो 25th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि 24th अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, तो पार्लियामेंट, ये बेसिकली पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब आर्टिकल 31C 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट हुआ। ये क्या बोला कि कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कोई भी लॉ, अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू जिसका ऑब्जेक्टिव, अगर जो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से, जो आर्टिकल 39B एंड C में मेंशन है, ठीक, अगर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो उसे इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का वायलेशन करते हैं या फिर, ठीक, या फिर आर्टिकल 31 का वायलेशन करते हैं, ठीक। दूसरा इसने क्या कहा 25th अमेंडमेंट ने कि भैया नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन। अब देखो कोई भी लॉ जिसमें लिखा हुआ है कि मतलब कोई भी लॉ, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्टिव से बनाया जाता है कि भैया हम आर्टिकल 39B एंड C को प्राइमेसी देंगे आर्टिकल 14 एंड 19 के ऊपर, उसको इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भैया ये तो इस चीज़ को प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, झूठ मूठ का है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि 39B 39C को इम्प्लीमेंट करेगा, तो इस बेसिस पे कोई कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब भाई कुछ नहीं करना तुम कोर्ट वाले, हम सब अंदर ही अंदर पूरा कानून बनाते रहेंगे, बस एक मुखौटा पहनाते रहेंगे कि नहीं भैया ये तो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहा है अंडर आर्टिकल 39B 39C। उसके बाद क्या होता है, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो सेकंड प्रोविज़न है ना आर्टिकल 31C का, यही वाला, कि भैया इस बेसिस पे नहीं क्वेश्चन किया जा सकता कभी कोर्ट में कि ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं करता, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड बता दिया था। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि भैया जुडिशियल रिव्यू जो है वो तो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप इसे नहीं ले सकते, ठीक। लेकिन जो फर्स्ट वाला प्रोविज़न था उसको वैलिड किया, वैलिड माना। उसके बाद अब जो गवर्नमेंट है उसका रिएक्शन थोड़ा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आया, ठीक है। इसने कहा, क्या बोला कि जो फर्स्ट प्रोविज़न था ना, अभी हमने 31C के अंदर देखा कि जो, ठीक है, क्या बोला था 31 का फर्स्ट वाला प्रोविज़न कि भैया अगर कोई भी लॉ बनाते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करना, तो वो इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकते कोर्ट पे कि वो फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 14 और 19 के अंदर मेंशन है उसका वायलेशन कर रहे हैं। आप देखो, द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C by including within its protection any law to implement any of the directive principle and not merely those स्पेसिफाइड इन आर्टिकल, ठीक है। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो 39B 39C के बारे में ही सिर्फ बात किया गया था, उसके स्कोप को कहीं ना कहीं बढ़ा के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उसके अंदर लाने की कोशिश की गई, केवल 39B 30C ही नहीं, ठीक है। फिर मतलब अगर दूसरी भाषा में समझे तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट अकॉर्डेड द पोजीशन ऑफ लीगलसी एंड सुप्रीमेसी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट क्या क्या सोचा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना उसको सुप्रीम कर देते हैं फंडामेंटल राइट्स
जो कि मेंशन है किसमें, आर्टिकल 14, 19 एंड 31 में, ठीक है। हाउएवर दिस एक्सटेंशन वाज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हालांकि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, किसके थ्रू, मिनर्वा मिल केस के थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था ना, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के सबऑर्डिनेट फिर हो गया। बट द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14, 19 वर एक्सेप्टेड टू सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टिव, लेकिन जो फर्स्ट वाला प्रोविजन था ना, ठीक, कि भाई, लेकिन देखो उसमें क्या प्रोविजन था कि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसके बेसिस पे भी नहीं चैलेंज किया जा सकता अगर कोई सोशलिस्टिक प्रिंसिपल 39 39C को इम्प्लीमेंट करने किया जाता है तो। लेकिन इसे हटा दिया गया आर्टिकल 31, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा भाई, ठीक। तो अभी जो करंट पोजीशन है कि अगर कोई भी अगर जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल मेंशन है अंडर आर्टिकल 39B 39C, अगर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, अगर वो कहीं ना कहीं एक डेरोगेशन में आते हैं फंडामेंटल राइट जो कि मेंशन है आर्टिकल 14, 19, तो उन्हें इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मिनर्वा मिल केस इन 1980 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड टू बी, सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा में केस में क्या बोलता है कि भैया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं दोनों के सपोर्ट पे, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के सपोर्ट से बना है, ठीक है। अगर दोनों में से एक को भी डिस्टर्ब करेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैलेंस है ना वो बिगड़ जाएगा। ये दोनों कहीं ना कहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एक रथ माने तो ये डीपीएस पे फंडामेंटल राइट्स दोनों पहिए के रूप में काम करते हैं। अगर एक पहिया निकाल देंगे तो रथ चल नहीं पाएगा। दिस हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गोल इज सेट आउट दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू बी अचीव्ड without the abrogation and means of provided by the fundamental rights. Therefore, the present position is that the fundamental rights enjoy supremacy over the directive principle. Currently जो मिनर्वा मिल्स केस में जजमेंट था भैया फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, वही अभी करंट सिचुएशन है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, क्या कुछ प्रोविज़न जो है, ठीक है, उसको देखते हैं। 1950 में क्या हुआ, जो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट जो थी उसने कई सारे लॉ और पॉलिसी फार्मुलेट की, क्यों, ताकि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सके। जैसे कि प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, ऑब्जेक्टिव 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसने क्या किया, जो कंट्री का डेवलपमेंट है ना कहीं उसको एक प्लान मैनर में करने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर प्लान बनाए गए, ठीक, जिसका काम क्या था, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड जो इनइक्वालिटी है ना सोसाइटी में, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा, उन सबको ख़त्म करने की कोशिश की गई। 2015 में क्या होता है, प्लानिंग कमीशन रिप्लेस कर दिया जाता है नीति आयोग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोविजन देखें, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट हैव पास्ड लैंड रिफॉर्म लॉ टू ब्रिंग चेंज इन द एग्रीरियन सोसाइटी टू इम्प्रूव द कंडीशन फॉर रूरल मासेस, ठीक है। लगभग सभी स्टेट ने अपना लैंड रिफॉर्म पास किया, ठीक है। किस लिए, ताकि जो एग्रीगेरियन सोसाइटी है ना कहीं रूरल इंडिया में एग्रीगेरियन मतलब फार्मर ही रहते हैं ना ज़्यादा, तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सभी स्टेट ने लगभग लैंड रिफॉर्म्स ला पास किए, ठीक है। दिस मेजर इंक्लूड एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट लाइक जमींदार, ये जो लैंड रिफॉर्म पास हुए इसका ऑब्जेक्टिव कि भाई जमींदार को ख़त्म करो, जागीरदार को, इनामदार, इन सबको ख़त्म करो, ठीक है। टेनेंसी रिफॉर्म्स की बात हुई, लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फेयर रेंट्स एक्सेट्रा। इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन, मतलब लैंड होल्डिंग पे भी कुछ सीलिंग लिमिट लगाई भैया इससे ज़्यादा लैंड नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग द लैंडलेस लेबर्स, जो सरप्लस लैंड है उसको जो लैंडलेस लेबर है उनके बीच में जो है, हाँ, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात, फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात इसी में होती है, ठीक। उसके बाद क्या हुए, मिनिमम वेजेस एक्ट हुए, पास हुए 1948 में, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, बॉन्डर लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट 1976, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, और भी बहुत सारे जो एक्ट हैं वो पास हुए। जैसे कि 2006 में गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया, 2016 में चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट आता है, ठीक है, 1986 वाला जो था उसी को रीनेम किया गया, ठीक है, रीनेम कर दिया गया। और क्या रखा गया, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर। 2016 की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट था 1986 का, उसे रीनेम करके चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया, ठीक है।
अब अभी तो आप देख रहे होंगे कि करंट न्यूज़ क्या चल रहा है कि ये जो लेबर लॉस थे ना इतने ज़्यादा, उनको मर्ज करके सिर्फ 4 में चार कोड बना दिए गए हैं, ठीक है, उसी के अंदर सारी चीज़ ट्रीट होंगी। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में आया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आया, ठीक है, जिससे वुमेन वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब बताओ ये सब देखो, ये सब का ऑब्जेक्टिव क्या था, डीपीएसपी को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना, ठीक है। वेरियस मेजर हैव बीन टेकन टू यूटिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोमोटिंग कॉमन गुड, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे उनके ऊपर कई सारे मेजर लिए गए ताकि जो कॉमन लोग हैं उनके उनकी उनके गुड्स के लिए, मतलब ये सारे मेजर लिए गए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस एक्ट नेशनलाइज हुआ, ठीक है, 1956 में। नेशनलाइजेशन 14 लीडिंग कमर्शियल बैंक 1969 में हुआ। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस 1971। उसके बाद प्रीवी पर्स का एबिलिशन हो गया 1971 में। उसके बाद लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आता है 1987 में, जिसका काम क्या था कि फ्री लीगल एड इस्टेब्लिश करना, जैसे कि लोक अदालत उसके बाद इस्टेब्लिश हुई इन्हीं चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 39 है फ्री लीगल एड, ठीक है। लोक अदालत इज स्टेचुटरी फॉर्म कंसिलिटरी सेटलमेंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट। लोक अदालत का काम क्या है, एक स्टेचुटरी फॉर्म है जिसका काम क्या है, लीगल डिस्प्यूट को सेटल करना। इट हैज़ बीन गिवन स्टेज सिविल कोर्ट्स, इसे सिविल कोर्ट्स का भी स्टेटस दिया गया, किसे, लोक अदालत को, ठीक है। इट्स अवार्ड एंड इन्फोर्सेबल बाइंडिंग ऑन पार्टीज, मतलब इसके अवार्ड, मतलब जो ये सुनाएगा जजमेंट वो बाइंडिंग होगा, इन्फोर्सेबल होगा पार्टीज़ पे, ठीक है। किसी कोर्ट के सामने इस अपील इसके जजमेंट की नहीं हो पाएगी, ठीक है। फुल एंड फाइनल है इसका जजमेंट लोक अदालत की। अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 लोक अदालत बनाई गई जिसका जजमेंट बाइंडिंग होगा, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, इन्फोर्सेबल होगा, दैट्स इट। उसके बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, इंडस्ट्री बोर्ड, जो गांधीयन प्रिंसिपल थे इंप्लीमेंट करने के लिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, हैंडलूम बोर्ड्स, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड्स, क्वायर बोर्ड्स, सिल्क बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें हो गई कहीं ना कहीं डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर मेंशन थी। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1971, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974, इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, ये सारे भी आए डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972, फॉरेस्ट एक्ट 1980 आया, ठीक है। तो ये सारे जो एक्ट थे ना, ये जो मेंशन है, ठीक है, इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया डीपीएसपी को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। अब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पार्ट 4 से भी बाहर मेंशन है उसको भी देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टिव इंक्लूड पार्ट 4, दीज आर सम डायरेक्टिव कंटेन अदर पार्ट्स ऑफ द, जैसे क्लेम ऑफ SC/ST टू सर्विसेज, ठीक है, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैं उनको कंसिडरेशन में लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन रखना है, ठीक। आर्टिकल 33-35 कहीं ना कहीं डीपीएसपी है जो पार्ट 4 से बाहर है, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। क्लेम ऑफ SC/ST टू सर्विसेज, ठीक है, डीपीएसपी है, पार्ट 4 से बाहर है, अंडर आर्टिकल 335 है, इन पार्ट 16 में, ठीक है। द क्लेम ऑफ द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शैल टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिस्टेंट विद द मेंटेनेंसी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, consistently with the maintenance of efficiency of administration, making the appointment to the services and post in connection with the affairs of the union or state। उसके बाद इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, ये भी पार्ट 4 से बाहर है, ये भी 350A में मेंशन है, पार्ट 17। इट शेल बी इंडेवर टू ऑफ एवरी स्टेट, ये सभी स्टेट की ड्यूटी है, एंड एवरी लोकल अथॉरिटी, हर एक लोकल अथॉरिटी की उस स्टेट में कि एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके ताकि इंस्ट्रक्शन जो है मदर टंग में प्रोवाइड किया जा सके एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी लेवल के एजुकेशन पे, किसके लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि हिंदी लैंग्वेज को स्प्रिट करे, उसको डेवलप करे, ठीक है, ताकि वो कहीं ना कहीं एक लिंगुआ फ्रैंका बन सके एंटायर इंडिया की, ठीक है। आर्टिकल 351 के अंदर पार्ट 17 के अंदर, ये भी डीपीएसपी ही है जो पार्ट 4 से बाहर है।
उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करें 36, ठीक है। कौन सा डेफिनेशन क्या होगा, जो पार्ट 3 के लिए है, जो आर्टिकल 12 में मेंशन था। 37 एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट, ओके, मतलब फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री, वो वाला मेंशन था, ठीक है। डीपीएसपी की क्या इंपॉर्टेंस है, वही बात है। आर्टिकल 38 टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, हमने देख लिया। हम एक बार जल्दी जल्दी क्विकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल को रिवाइज करें। आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, इसके अंदर हमने 6 देखे थे लगभग, ठीक है। 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, वेल नोन। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांधीयन, डीपीएसपी। 41 राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक। 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक। 43 लिविंग वेजेस, ठीक। 43A मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। 43B प्रमोशन कोऑपरेटिव सोसाइटी, गांधीयन प्रिंसिपल। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ठीक। 45 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, ठीक। 46 promotion of education economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section, ठीक। 47 duty of the state to raise the level of nutrition standard of living to improve the public health, ठीक। 48 organization of agriculture and animal husbandry, ठीक। 48A protection of environment and safeguarding of the forest and wildlife। 49 protection of monument, place and object of national importance। 50 separation of judiciary from executive। 51 promotion of international peace and security, ठीक। तो ये थे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक। बस तो इसी के साथ जो डीपीएसपी का चैप्टर था एंड हो गया है। देखो मैंने जो सारे जितने इंपॉर्टेंट सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। इसमें भी मैंने कवर करने की कोशिश की है, हालांकि इसका मेरा कवर करने की कोई वैल्यू ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसे खुद से आप पढ़ेंगे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मैंने फिर भी थोड़ी बहुत बता दिए, आपको एक आइडिया दे दे कि भैया जल्दी जल्दी इसको ऐसे देख लो, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मेंस में भी नहीं इंपॉर्टेंट होंगे ये टॉपिक, बस आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखने हैं, ठीक है। उसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो याद रखें, ताकि अगर आप मेंस क्वालिफाई करें तो मतलब एटलीस्ट आप वहाँ पे जाके कोट कर पाएँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि डीपीएससी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल आइडिया से डीपीएससी कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं स्टेट के लिए, ठीक है। तो अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका यही होता है कि भैया करना क्या है आगे, ठीक है, क्या होना चाहिए, ये गड़बड़ है तो क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी एक पाथ सेट करता है कि भैया स्टेट के लिए कि ये गड़बड़ें हो रही हैं तो आप डीपीएसपी में ये है, इसको फॉलो करना चाहिए, इससे वेलफेयर हो सकता है, ठीक। तो वही बात है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगेन बस इसमें कुछ कमिटीज़ हैं वो ध्यान रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बार पढ़ लेना है, रीड करना है, ठीक है। उसके बाद वर्मा कमेटी जो लास्ट में आई थी उसने बताया कि हाँ कुछ एक्ट बनाए गए हैं जो इन्फोर्सिबल बनाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, बस यही, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट दिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि चैप्टर काफ़ी छोटा है, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर पर हम आ जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।